Assalamualaikum, my dear students. Next episode, scalar and vector product multiplication. यार ये वाली मल्टीप्लीकेशन आम ज़रब की तरह नहीं है, यहां पर कुछ और अंदाज से मल्टीप्लाई करना है. स्केलर प्रोडक्ट भी एक्चुअली वेक्टरों की मल्टीप्लीकेशन है, वेक्टर प्रोडक्ट भी एक्चुअली वेक्टरों की मल्टीप्लीकेशन है. हम डेली लाइफ में कई ऐसे काम करते हैं जहां पर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन उनका रोल प्ले होता है. ये जानने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा. हमारा अंदाज क्या है पढ़ने का? सबसे पहले नंबर पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. जब आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर जाओगे तो फिर आपको ट्रिकी एमसीक्यूज की तरफ लेके जाया जाएगा. अगर आप चाहते हो आपका होल्ड हो किस पे? सब्जेक्ट पे. आपकी गिरफ्त मजबूत हो जाए. गिरफ्त मजबूत करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. मैं अगर कहूं आपको इनफिनिट टाइम्स भी मशवरा दूं तो फिजिक्स सिर्फ एक ही तरीके से आएगी और वो है प्रैक्टिस. मैक्सिमम एमसीक्यूज. नेक्स्ट, इस प्रोडक्ट में दो तरह की प्रोडक्ट आएगी, यानी एक है जिसमें शेडो का यूज होगा और एक वो होगी जिसमें हम एरिया का यूज करेंगे. एक वेक्टर प्रोडक्ट हम कहते हैं और एक को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट. इनकी डिटेल में जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इनका क्या रोल प्ले होता है, कहां कहां पे ये इस्तेमाल होती हैं. लेट्स सी. इस डायग्राम को गौर से देखें. सपोज आप एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवा रहे हैं, आप डिस्प्लेसमेंट करवाना चाहते हैं. आपने एक बॉक्स को, एक व्हीकल को, किसी रेडी को ऐसे धक्का लगाया, लेके जा रहे हैं आप, ठीक है ना. तो आपको फोर्स किस तरह से लगानी है ये मैं आपको बताऊंगा कि आप कम फोर्स लगाएं और ज्यादा मूव करवा लें, कम एनर्जी लगाएं, कम ताकत लगाएं. ओके. लेकिन कोई और स्टूडेंट है वो कहता है कि सर मैंने एक बॉक्स को घुमाना है. अब आप अंदाजा करें कि बॉक्स को हमने स्लाइड करवाना है, फोर्स कैसे लगाएंगे. लेकिन अगर हम उसको घुमाना चाहते हैं, यानी टॉर्क, बेसिकली यहां पर लफ्ज लिखा है टॉर्क, अगर हम उसको रोटेट करवाना चाहते हैं तो फिर एक और तरह की प्रोडक्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगी. एग्जैक्टली स्पिनिंग व्हील में भी क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है. इस तरह से अगर आपने एक वेट को उठाना है तब भी ये दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है, ठीक है. और कई ऐसे फार्मूले हैं जैसे F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. इसमें भी हम मैग्नेटिज्म को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये भी वेक्टरों की प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्केलर प्रोडक्ट. वही बात कर रहा हूं कि मल्टीप्लाइंग वेक्टर इज नॉट एज सिंपल एज मल्टीप्लाइंग नंबर्स समटाइम्स. सो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करने का तरीका भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये आम मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं है. समटाइम्स वी नीड द पैरेलल इफेक्ट. याद रखिए, पैरेलल इफेक्ट स्केलर प्रोडक्ट को कहते हैं. जब दो वेक्टरों का पैरेलल इफेक्ट लेना है, जैसे अभी अभी बात की थी पुलिंग अ कार्ट, समटाइम्स वी नीड परपेंडिकुलर इफेक्ट वेक्टर प्रोडक्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी एक दो नए नाम सीखे. स्केलर प्रोडक्ट यानी पैरेलल इफेक्ट यानी शैडो, वेक्टर प्रोडक्ट यानी परपेंडिकुलर इफेक्ट, यानी अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशन है ये. ओके. नेचर में हमें जो दो तरह की टूल्स मिले वो यही है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्केलर प्रोडक्ट. क्या है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट? क्या है? दूसरा नाम डॉट है, पहला नाम स्केलर, एक ही बात है. स्केलर प्रोडक्ट को समझने के लिए
ये डायग्राम पे गौर कीजिए। पहले तो ये है कि ये है इसका फार्मूला। फार्मूला कैसे आया इसको अंडरस्टैंड करवाता हूं मैं आपको ये डायग्राम से। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ठीक हो गया। ए वेक्टर इस तरफ को जा रहा है, उसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है। वेक्टर बी इसके साथ किसी एंगल के साथ मौजूद है। मैंने वेक्टर बी के बनाए दो कंपोनेंट। दिस कंपोनेंट इज बी साइन ऑफ थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज बी कॉस ऑफ थीटा। अब चेक कीजिए, बी कॉस थीटा ओवरलैप कर रहा है, शेडो बना रहा है। अगर मैं यहां से लाइट फॉल करवाऊं, ये मैंने लाइट फॉल करवाई, ठीक है। सन की लाइट ने क्या किया, बी वेक्टर का साया बना दिया ए वेक्टर के ऊपर। अब इस तरफ को अगर आप देखें तो अकेला ए नहीं है, बल्कि ए के साथ कोई और वेक्टर भी ताकत लगा रहा है, जोर लगा रहा है। वो और कौन सा वेक्टर है? वो है बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा और ए सेम डायरेक्शन में, हेयर वी कैन राइट ए एंड बी कॉस थीटा आर इन सेम डायरेक्शन। यानी, और हम चाहते भी क्या थे? हम चाहते ये थे कि इस तरफ को हम पुश कर रहे थे बॉक्स को। हम चाहते थे कि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो। तो कौन से दो वेक्टरों ने उस डायरेक्शन में हमारी मदद की? एक ए है, दूसरा बी कॉस थीटा। यानी कि ए और बी कॉस थीटा ने मिलके उस कार्ड को, उस बॉक्स को मूव करवाया। सो इन दिस फिनोमिना देयर इज नो रोल ऑफ बी साइन थीटा। बी साइन थीटा का कोई किरदार नहीं है। लिहाजा हम इस प्रोडक्ट को लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि जो हम चाहते थे उसमें ए तो मौजूद था ही, बी के इस हिस्से ने हमारी मदद की। मैं स्टूडेंट से एक सवाल करता होता हूं कि यार ये स्केलर है, सॉरी ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। हमने मल्टीप्लाई किया दो वेक्टरों को, हमें जो रिजल्ट मिला वो स्केलर मिला। ऐसा क्यों है? याद रखिए, जब दो चीजों की सेम डायरेक्शन हो जाती है, जैसे ये ए है और बी कॉस थीटा, उसकी डायरेक्शन भी वही है। तो जब दो चीजों की सेम डायरेक्शन हो तो फिर डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं रहती। दो क्वांटिटीज जब एक ही डायरेक्शन में रोल प्ले कर रही होगी, जिस तरफ को ए होगा बी कॉस थीटा ने उधर ही रहना है हमेशा, तो हमें फिर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा दो वेक्टर ज़रब खाएंगे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। नो रोल प्लेड बाय बी साइन थीटा, लिहाजा बी साइन थीटा को हमने यूज नहीं किया। इसी तरह से वर्क डन में भी होता है। हम जब वर्क डन इसकी एग्जांपल को पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हम फिजिकल सिग्निफिकेंस में यही बात सीखते हैं कि ये था हमारे पास एक बॉक्स, हमने इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाई और ये फोर्स सी फोर्स के दो कंपोनेंट बने। ये है एफ साइन थीटा और ये है एफ कॉस ऑफ थीटा और ये डिस्प्लेसमेंट था। लिहाजा W का फार्मूला लिखेंगे एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी। इसलिए वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी हो गई क्योंकि एफ कॉस थीटा और डी ने हमेशा सेम डायरेक्शन में रहना है। हाउ कैन वी
रीड दिस एफ कॉस थीटा, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, इट इज कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग डी। या हम पीछे चलें तो ये जो बी कॉस थीटा था शैडो, इसको हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन साया, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये बी का प्रोजेक्शन है ए के ऊपर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। ओके, ये आप खुद लिख सकते हैं। एक और तरीके भी इससे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट अलोंग डी, यानी ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट था जिसकी मैग्नीट्यूड थी अलोंग डी। नाम तो कोई भी रखे जा सकते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है, यानी इस डायरेक्शन में हो बी और इस डायरेक्शन में हो ए। अब बी का इधर से लाइट फॉल करवाएं, ये इस तरफ से लाइट फॉल करवाएं, लाइट इस तरह से फॉल करवा सकते हैं, और ये एंगल है थीटा। अब यहां पर कंपोनेंट बनेगा बी का, बी से परपेंडिकुलर इधर से लाइट फॉल करवाई तो ये वाला बनेगा बी कॉस थीटा, और ये वाला बनेगा बी साइन थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, हम इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। अब वही बातें जो मैंने आपको सिखाई, जो पढ़ाई, वही समझो जरा। मैंने क्या लिखा, द डॉट प्रोडक्ट टेल्स अस हाउ मच ऑफ वन वेक्टर एक्ट्स अलोंग द अदर। एक वेक्टर दूसरे की तरफ कितना रोल प्ले करता है। जैसे यहां पर देखें आप, बी वेक्टर था, इसका ए की तरफ कितना रोल था, वो बी कॉस थीटा है। एक वेक्टर दूसरे की तरफ कितना रोल प्ले करता है, इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, भी अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल को, कुछ एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। वर्क डन, इसकी एग्जांपल ये भी स्केलर प्रोडक्ट की, एफ डॉट वी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये है सेल्फ प्रोडक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट केसेस फॉर स्केलर प्रोडक्ट। अभी अभी जब हमने बात की थी फोर्स की, तो ये फोर्स 10 न्यूटन थी। इस 10 न्यूटन ने तो इस बॉक्स को मूव नहीं ना करवाना, क्योंकि ये तो इस तरह से तिरछी फोर्स लग रही है। मैंने क्या किया, इसके दो कंपोनेंट बना लिए। इसके इस कंपोनेंट ने इस तरफ जोर लगाया, तो इस कंपोनेंट का नाम था एफ कॉस थीटा। लिहाजा इस तरह के केस में हम लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा। एफ है 10, डी है 2 और कॉस 60 1/2 होता है। आंसर आ गया 10 न्यूटन मीटर, यानी वर्क डन आपने कैलकुलेट कर लिया। ये मैंने कंसेप्ट जो समझाया था उसकी एप्लीकेशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ये ए है, डॉट प्रोडक्ट है बाहर वाली साइड पे, इधर है बी प्लस सी। ए पहले बी के साथ डॉट करेगा, फिर सी के साथ डॉट करेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी ये एक वेक्टर ए था, इसके साथ मैंने कुछ स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं समझे, मैं ऐसे समझाता हूं। ये एक वेक्टर ए है, इसकी वैल्यू है 3i + 2j। मैंने क्या किया, 2a लिखा, तो ये बन गया 6i + 4j। ये जो 2 मल्टीप्लाई किया, ये एक स्केलर नंबर था। अच्छा जी, अब मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि a को अलग लिख दूं, मल्टीप्लाई कर a डॉट बी लेके बाद में m से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो आपको समझा दी गई है वो बात अंडरस्टैंड कीजिए। अगर a और b का आंसर आ गया 0, तो डेफिनेटली वो क्या है, रेक्टेंगुलर, यानी 90 डिग्री एंगल है। a डॉट बी क्योंकि cos थीटा था, cos 90 0 होता है। अब ये वाली शक्ल देख लो,
और ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं आपने इनको लिखना है खुद से, ये पूरा टेबल आपने खुद पढ़ना है। लेकिन यहां पर एक खास बात है, वो ये है, यहां पर पढ़ें जरा, मैक्सिमम आउटपुट, स्ट्रॉन्ग ओवरलैप, हाफ टिल्टेड, मॉडरेट ओवरलैप, परपेंडिकुलर इफेक्ट, पार्शियल अपोजिशन, फुल्ली अपोजिस। व्हाट डज इट मीन? मैं आपको समझाता हूं, यहां पे आके समझा देते हैं। केस नंबर 1, थीटा इज इक्वल टू 0। यार इसको हम कहते हैं मैक्सिमम आंसर, यानी जब थीटा 0 होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0, दिस विल बिकम ए बी, दैट इज अ मैक्सिमम रिजल्टेंट। फिजिकल सिग्निफिकेंस सुनो, इसका क्या मतलब है? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम रिजल्टेंट मिला। तो जो बात पिछले पेज पे आई थी वो ये था मैक्सिमम आउटपुट। फर्ज किया आपके पास एक बॉक्स है, जैसे ये मेरे हाथ पे प्रेजेंटर है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाएंगे, मैक्सिमम आंसर मिलेगा। चलें दूसरे नंबर पे आ जाती है बात, एंगल के साथ साथ हम बात करते हैं 30 डिग्री है। अब जब एंगल 30 डिग्री है तो ये चेक करें, इसका जो इसके ऊपर साया बनना है, इसका साया बनेगा इतना, सही है, प्रोजेक्शन इतना बना। अगर मैं एंगल थोड़ा और कर दूं, वेक्टर वही है डियर स्टूडेंट्स, अब एंगल 30 से हो गया 60, देखो जरा इसकी प्रोजेक्शन कम नहीं होगी इसके ऊपर, यानी वेक्टर वही है लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ाया जा रहा है, ए तो उतना ही है, ए सेम है, लेकिन जो दूसरा वेक्टर ओवरलैप कर रहा था वो पहले छोटे एंगल पे उसका साया ज्यादा बन रहा था, एंगल बढ़ाया और एंगल बढ़ा दिया, इसका साया और कम हो गया। जब मैं 90 डिग्री कर दूंगा तो इसका कोई प्रोजेक्शन नहीं बनेगा। आओ आओ वापस वापस आओ, मैं आपको सिखाऊं ये चीज, ये यहां पर अब आपको समझ आएगी। प्रीवियस स्लाइड में, ये प्रीवियस स्लाइड में आप देखें पैरेलल है तो मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग ओवरलैप, एंगल बढ़ता गया, ओवरलैपिंग कम होती गई, कम होती जा रही है, और यहां परपेंडिकुलर पे तो कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। उम्मीद है आप इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। 45 डिग्री पे वही सिचुएशन है जो भी आपके साथ शेयर की थी, अब उसका साया जो है इस तरह से बनेगा, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे नो ओवरलैपिंग। ये देखो बी का किरदार ए की तरफ कितना है, थोड़ा है। 90 डिग्री पे बी का ए की डायरेक्शन में नो रोल। अच्छा आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे? यार इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है। मैं, ये एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि इसको उधर को लेके जाना, लेकिन मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ और मैं चाहता हूं बॉडी उधर को जाए, क्या कोई इफेक्ट आएगा? जीरो इफेक्ट। आपको अब बात समझ आई है कि अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो वर्क डन जीरो क्यों होगा? एक बॉक्स है, मैं चाहता हूं उसको आगे लेके जाना, तो मैं आगे लेके जाने के बजाय मैं उसके ऊपर आगे की तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगाने के बजाय उसको ऊपर ऐसे खींच रहा हूं, वर्क डन तो जीरो हो गया ना। सो की इनसाइड क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। क्यों 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 जीरो, समझ गए आप? नेक्स्ट है चेक इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब उसी से, इसी की एक एप्लीकेशन है कि आपने चेक करना है वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं। यार वेक्टरों को चेक करने का डॉट प्रोडक्ट में बड़ा आसान तरीका है, आई को आई से मल्टीप्लाई करो और जे को जे से मल्टीप्लाई करो। सो 2 इंटू 3 6 and 3 into 2 6, answer is 0. It means the product of two vectors is 0. Answer, the angle between them is 90 degree. दो वेक्टरों को a डॉट b को मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार ये होता है, a x i a y j a z k, मल्टीप्लाई डॉट लगा के b x i b y j b z k। सो
आई से मल्टीप्लाई, जे से, और के से मल्टीप्लाई होगा। आई डॉट जे 0 हो जाएगा। क्यों बोला 0 हो जाएगा? क्योंकि आई इस तरफ है और जे इस डायरेक्शन में है, इनके दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि 120 डिग्री एंगल है, अब शेडो बी का बनेगा ए पे? नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हमें जबरदस्ती शेडो बनाना है। हमने सपोज किया कि ये बी का शेडो बन गया, यानी ये बी कॉस थीटा है, लेकिन ये है क्या? नेगेटिव, क्योंकि एक्चुअली बी का शेडो इधर बनना चाहिए था, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में बना। इसलिए जब 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा तो कॉस की वैल्यू, कॉस 90 प्लस कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। ठीक है, अगर आप यहां पर एग्जांपल पुट कर लें, वैल्यूज लगाएं और कॉस 120, तो आंसर आएगा -12 जूल। थीटा 180 डिग्री है, एंटी पैरेलल, मिनिमम आंसर आएगा, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे कह लो कि ये डिस्प्लेसमेंट था और ये फ्रिक्शन की फोर्स लग रही थी। ऐसा केस हो जाता है, आप किसी चीज को उधर धकेल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट उधर और फ्रिक्शन उसके अपोजिट लग रही होगी, तो एंगल बनेगा 180 डिग्री। ऐसी सिचुएशन में आंसर होगा नेगेटिव, और हम कहते हैं कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। हम फोर्स जिधर को लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जिधर को चाहते हैं, फोर्स उसके अपोजिट लग रही है। ओके, अब आप के सामने एक एमसीक्यूज मैंने दिया, अगर आप समझ चुके थे तो अंडरस्टैंड करना कोई कुछ मुश्किल काम नहीं है। 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 2 4 द 8, 3 2 द 6 एंड -5। -3 आंसर आ रहा है। ठीक है जनाब। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है? सिंस द रिजल्टेंट इज नेगेटिव, नेगेटिव आंसर आया ए डॉट बी का। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल को ऑब्ट्यूज बोलते हैं। आंसर जब भी नेगेटिव होगा, डॉट प्रोडक्ट का एंगल होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब एक चीज यहां पर आपके सामने है, मैं आपको एमसीक्यूज की मदद से समझा रहा हूं। स्केलर प्रोडक्ट के यार जो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ा दिया, इससे बाहर से एमसीक्यूज नहीं आने वाला, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे लेक्चर वीडियो की शक्ल में आपके पास मौजूद हैं। जो मैं चीजें आपको पढ़ाऊंगा, इससे बाहर से सवाल आ गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। जी जनाब, देखें, ये जो 2 एमसीक्यूज मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको अंडरस्टैंड करने से पहले, समझने से पहले आप ये देखें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट में, यानी 2 वेक्टरों के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना हो, तो इस फार्मूले को अप्लाई करना है। ये फार्मूला हाईलाइट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। इसको कहां यूज करना है? टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टरों के दरमियान एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये बेस्ट फार्मूला है। मजा तब होता है कि फार्मूला सिखाया जाए, साथ ही उसको अप्लाई करना सिखाया जाए। अब आप में से जो प्यारे अच्छे बच्चे हैं, वो इन दोनों एमसीक्यूज को मेरे से पहले हल करेंगे। चलो आओ हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, चलें, कॉस इनवर्स, ऊपर क्या आया? ए डॉट बी, नीचे क्या आया? ए बी। कॉस इनवर्स ए डॉट बी करें, डॉट प्रोडक्ट करना इनका आसान है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 1 1 दा
ठीक है, 1 1 द 1 प्लस 2 1 द 2। डॉट प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करनी है, लंबा काम नहीं आपने करना, पहले उनको लिखो। एक वैसे तरीकाकार पता क्या, इस वेक्टर को पहले ऐसे लिखो, i 0i प्लस जे प्लस के, इस तरह b को लिखो। मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूं, उस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब उसके नीचे क्या लिखना है, a की मैग्नीट्यूड फिर b की मैग्नीट्यूड। a की मैग्नीट्यूड लिखो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये a की मैग्नीट्यूड है, और b की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 प्लस 1 3 ओवर 1 प्लस 1 2 अंडर रूट, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 2, 2 टू द 4 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया 6। फर्दर जब आप इसको सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ गया 3 ओवर अंडर रूट 12। 3 ओवर अंडर रूट 12 को आप कर सकते हो 2 अंडर रूट 3। ये कैसे किया, अब आपने खुद सोचना है। 12 को लिखा मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 का रूट तो आ गया ना। इसका करने का एक फायदा है, इसको अब मजीद हल करेंगे तो ये आ जाएगा। याद रखना 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 को हम अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। कैसे, इधर आओ, 3 ओवर अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3, ये से कट गया, अंडर रूट 3 आ गया। ओके, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 बाय 2 30 डिग्री। एग्जैक्टली आपने इस को सॉल्व करना है। आई विल वेट योर आंसर, कमेंट की फॉर्म में मुझे इसका आंसर चाहिए। तरीका अगर आपके सामने है जी। तो मैं अब आपको बता रहा था कि ये एमसीक्यूज वही हैं जो एप्लीकेशंस हैं, हम स्केलर प्रोडक्ट की पढ़ रहे थे। अब यहां पर गिवन क्या है, द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। एक वेक्टर ये ए है, दूसरा वेक्टर ये बी है। हमें क्या गिवन है, वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स। अभी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, मुझे लगता है हमें से कई बच्चों ने ये भी सॉल्व कर लिया होगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। सॉरी, जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाती है। इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। सो वी विल गेट 2x प्लस 3 4 दैट 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी a डॉट b इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -5। यानी ये तरीका है जो आपके सामने मैंने लिखा, इस तरीके से आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये देखो ना यार, डॉट प्रोडक्ट पढ़ाई है तो उसकी एप्लीकेशंस कितनी सिखा दी हैं। यानी नेक्स्ट एट नल वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली 0। यानी इस टाइप के एमसीक्यूज बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको स्टार कर लीजिए। ए डॉट बी 0 है, नेसेसरीली ट्रू। ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ये बात ट्रू है, ठीक है। लेकिन ये बात भी ट्रू है, बी अगर नल वेक्टर है, ये भी ट्रू है। लिहाजा सारे एमसीक्यू तो सही नहीं हो सकते ना, सारी ऑप्शन सही नहीं हो सकती। इस ऑप्शन में सारी चीजें कवर हो रही हैं। एटलीस्ट 1 इज नल वेक्टर, या दूसरी ऑप्शन क्या है, दे आर परपेंडिकुलर। इसके बाद आ जाती है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। जी जनाब, वेक्टरों की प्रोडक्ट के दूसरे तरीके को पढ़ते हैं। वेक्टरों को मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके थे, एक स्केलर प्रोडक्ट जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते थे, और दूसरा तरीका है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। यानी एक इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है या इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्यों हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं? इसकी रीजन ये है कि अगर मैं 2 वेक्टरों को मल्टीप्लाई करता हूं तो जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये देखिए, वेक्टर
मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज इक्वल टू, ये इतना मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, लिहाजा दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करने से जो मुझे रिजल्टेंट मिलता है वो भी वेक्टर है, लिहाजा इसका नाम क्या हुआ, वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी डिटेल में जाते हैं, ये स्केलर प्रोडक्ट से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट के सारे केसेस समझ में आ गए थे तो ये भी उसी तरह ही आसानी से समझ आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। लेट्स स्टार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट गिव्स अ न्यू वेक्टर। हमें प्रोडक्ट के नतीजे में जो नया वेक्टर मिलेगा वो परपेंडिकुलर होगा टू बोथ। ये पढ़िए जरा, इस बात को कैसे अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये मौजूद है आपके सामने, दूसरा वेक्टर है ये बी। इसकी डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये दोनों वेक्टर मौजूद हैं एक्स वाई प्लेन में, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक प्लेन मौजूद है, ये बोर्ड भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, इसके ऊपर दो वेक्टर पड़े हुए हैं। ये दोनों पेन दो वेक्टरों को शो कर रहे हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ऐसे देखें। सो ए और बी अगर एक्स वाई प्लेन में मौजूद हैं तो रिजल्टेंट उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ये देख सकते हैं आप। यानी अगर इसको मैं कहूं एक्स वाई तो ये किधर है, जी एक्सिस। अब ऊपर वाली लाइन को पढ़िए कि दो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी ये दो वेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये दो वेक्टर थे, उनके नतीजे में जो नया वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर होगा उन दोनों के ऊपर या उस प्लेन के ऊपर जिस प्लेन में वो दोनों मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, ये दोनों वेक्टर मौजूद थे वाई जी प्लेन में, तो जो रिजल्टेंट आएगा n यूनिट वेक्टर आएगा, इट विल बी अलोंग x एक्सिस। इज इट क्लियर? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। ये बातें जाके आगे मैं आपको चैप्टर नंबर 14, 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाऊंगा, जब आप पढ़ेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में बात आ चुकी है कि ये वेलोसिटी और b जो है ये एक्स वाई प्लेन में मौजूद है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो समझदार बच्चे समझ जाते हैं कि अलोंग जी एक्सिस। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, बेसिक रूल वही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर n की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है। सो सिंपल बात जहन में रख लीजिए, राइट हैंड रूल अप्लाई कीजिए। राइट हैंड रूल से आपको क्या मिलेगी, डायरेक्शन। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, एक प्लेन में वेक्टर a मौजूद है और दूसरा वेक्टर है b, इन के साथ मैंने प्लेन ड्रॉ कर दी, ये प्लेन है, ये प्लेन मौजूद है। अगर मैं a को b की तरफ मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ को आएगा। अगर मैं b को a के साथ क्रॉस करूं तो रिजल्टेंट इस तरफ को आएगा, b क्रॉस a। दिस इज a क्रॉस b। बात हो रही थी राइट हैंड रूल की। ये मेरे पास प्लेन मौजूद है, इस प्लेन के ऊपर दो वेक्टर मौजूद हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b। राइट हैंड रूल क्या कहता है? रोटेट फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर हम उसको कहेंगे जो पहले नंबर पे लिखा गया है, सेकंड वेक्टर ये है। ये दोनों एक प्लेन में मौजूद है। रोटेट फर्स्ट वेक्टर बाय योर राइट हैंड। ए को बी की तरफ घुमाया, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ
रिजल्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, उनके नतीजे में जो नया वेक्टर बना था मैंने उसकी डायरेक्शन बताई। अगर मैं आपसे कहूं बी क्रॉस ए करो, अब ए को बी की तरफ नहीं घुमाना, अब बी क्रॉस ए में पहला वेक्टर बी हो गया, बी को ए की तरफ घुमाया, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन बता रहा है। लिहाजा हमें एक बात यहां से सीखने को मिली, ए क्रॉस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए के साथ बराबर नहीं है। लिहाजा हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव थी। ये जो बात आपने पढ़ी, शॉर्टकट सिंपल सी बातें हैं। दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक वेक्टर ए है, बी है दूसरा, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नया रिजल्टेंट भी वेक्टर आएगा, लेकिन वो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर जिस प्लेन में दोनों वेक्टर मौजूद हैं। अगर वो दोनों वेक्टर मौजूद है एक्स जी प्लेन में, एक्स जी, तो रिजल्टेंट किधर होगा? वाई डायरेक्शन में। वेरी सिंपल। हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट? राइट हैंड रूल, रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड सेकंड। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाके मुझे ये बात समझाना पड़ेगी? आपका जहन कहेगा, दिमाग कहेगा, दिल कहेगा नो। क्यों? क्योंकि जब सेकंड ईयर में जाके आप इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे, आप कहेंगे सर आप ना बताएं, हमने वी को बी की तरफ घुमाना है। सपोज एक चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। रूल समझने का फायदा ये होता है प्यारे बच्चों कि एक बार रूल समझने के बाद जहां पर भी अप्लाई होगा आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ये है वेलोसिटी और ये है मैग्नेटिक फील्ड। क्या करना है हमने? फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। V इधर है, B अंदर की तरफ है। ये मेरा हाथ देखो, रोटेट V टूवर्ड B, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। हम कहता है इस चार्ज पार्टिकल को ऊपर की डायरेक्शन में जाना होगा, लिहाजा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। है ना मजे की बात? क्यों? कैसे? यार अभी तो आप वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की समझ आना शुरू हो गई। एक और एग्जांपल दे देता हूं, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इस फार्मूले को जब आप पढ़ोगे क्या करना है आपने? ये है पहला वेक्टर, ये है दूसरा वेक्टर। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सपोज ये है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और ये है करंट कैरिंग कंडक्टर। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप कहेंगे सर कोई मसला ही नहीं, रोटेट फर्स्ट वेक्टर, यानी ये कंडक्टर की लेंथ है, इसको L को, L यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, करंट की डायरेक्शन लेंथ ऑफ द कंडक्टर होती है, इसको मैंने B की तरफ घुमाना है। मेरा अंगूठा कहेगा फोर्स लगेगी इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो है ही आसान। क्यों? क्योंकि असल में आपको वेक्टर प्रोडक्ट समझ आ जाए तो बाकी काम आसानी से समझ आ जाते हैं। जी जनाब, अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्यों हम यूज करते हैं? पिछले वाले टॉपिक में मैंने शैडो की बात की थी, वेक्टर प्रोडक्ट में बात हो जाएगी एरिया की। यहां पर शैडो नहीं आना, यहां पर एरिया आना है। लिहाजा अब आप समझ जाएंगे कि साइन थीटा क्यों आया है। ये है वेक्टर हमारे पास बी और ये है वेक्टर ए। इन दो वेक्टरों की मदद से पैरेललोग्राम बनी, क्योंकि ये बी है तो ये भी बी है और ये अगर ए है तो ये भी ए। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए डेरिवेशन कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, याद रखिए सिंपल बात है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने पूरा लफ्ज लिखने की बजाय दो पैरेलल लाइनें बना दी।
will be equal to the magnitude of क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड आएगी उससे हमें एरिया मिल जाएगा। अब जरा अगली बात याद रखिएगा, अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं, इट विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी अगर आप इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल का एरिया, इतना एरिया मालूम करना चाहते हैं, सो इट वुड बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो एरिया, ये पूरी पैरेललोग्राम है, इसका हाफ बन जाता है एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी एक एग्जांपल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वी हैव गिवन ए एंड बी। सो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। ए है 3i क्रॉस 2i प्लस 4j। i को पहले i से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 i क्रॉस i प्लस 3 इंटू 4 i क्रॉस j। i और i में कितना एंगल हुआ, 0 डिग्री, तो साइन 0 0 0 प्लस 12 i क्रॉस j होता है k। इसकी मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आएगा 12। अच्छा जी, अगर आपको कहा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, यानी इससे बनने वाली ट्रायंगल, इट विल बी हाफ, यानी 12 का हाफ हो गया। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की एग्जांपल गिवन है। आपकी बुक में जो लास्ट एप्लीकेशन है ना इसकी, उसके अंदर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात हुई है। चलो हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो सबसे पहले वाली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, अभी अभी बात हो चुकी है। ए क्रॉस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तब बराबर होगी अगर उनके दरमियान नेगेटिव का साइन आएगा। ये देखो, मैं अगर ए को बी की तरफ घुमाता हूं, ठीक है, यानी ए क्रॉस बी को, तो मेरे हाथ की तरफ देखें, मैंने ए को बी की तरफ घुमाया, मेरा थंब किधर को है, बाहर को। ठीक है, थंब बाहर को है। इधर आके देखें, अगर मैं बी को ए की तरफ घुमाऊं, बी को ए की तरफ घुमाया, तो थंब किधर है, अंदर की तरफ। इसका मतलब है ए क्रॉस बी आउट और बी क्रॉस ए इन। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ होता है जी, ये अंदर की तरफ है माइनस जी। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं है, बल्कि अपोजिट है। ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने देना है। व्हाट विल बी एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए? मैं आंसर बता देता हूं, 180 डिग्री। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए? इसका आंसर क्या है? माइनस लिखा है, ये माइनस 0 डिग्री आंसर है इसका। अब आप इसको खुद सोचिएगा कैसे। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं है, एक दूसरे के उलट है। लेकिन जब मैंने लिखा ए क्रॉस बी और दूसरा क्या लिखा, माइनस बी क्रॉस ए, तो ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए जब हम करेंगे तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, फिर भी समय ना लगे तो मेरा नंबर है आपके पास, आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब वही बात है जो थोड़ी देर पहले समझाना चाह रहा था, लेकिन इधर आ जाए। साइक्लिक मेथड क्या है यूनिट वेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए? हमारे पास है आई, ये देखें, इसको ऐसे बना लेते, आई
जे के, आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के, ऐसे जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई जे। अगर हम इसके उलट चलेंगे तो अपोजिट, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई। इधर से देख लेना, इस तरह अगर अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। अगर आप ये बात समझ गए तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए। ए क्रॉस बी को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले स्टार्ट यहां से लेना हमने। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई ब्रैकेट, इस रो को और इस कॉलम को इग्नोर कर देना, ऐसे मल्टीप्लाई करें। ए वाई बी जेड माइनस ए जी बी वाई, उसके बाद फार्मूला है, फार्मूले के हिसाब से माइनस जे लगाना है हमने। ये है फार्मूला, माइनस जे लगाना है। सॉल्व करने का तरीका है। अब क्या करें, अब आपने इस तरह करना है कि इस रो को और इस कॉलम को बुला देना। ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, उसके बाद आपने लिखना है प्लस के, प्लस के, इस कॉलम को बुला दो, इस रो को क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। डिटर्मिनेंट ओपन करना आप सीख चुके हैं। अब कोई भी एमसीक्यू इस तरीके को सामने रखते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस बी की वैल्यूज गिवन है, कैसे? ये 2 है, पहले ये लिखा, फिर इसके साथ 1 है, ये 1, फिर ये -3 है, इधर -3, फिर उसके बाद बी आ रहा है ना, जो दूसरे नंबर पे आएगा उसके कंपोनेंट यहां लिखने। इसके साथ आई तो है नहीं है ना, इसलिए 0, 4, ये 4 यहां, ये 5 यहां पे। अब हम इसको ओपन करते हैं। जो रूल आपको अभी सिखाया था, सबसे पहले यहां से स्टार्ट लें। आई 1 into 5 5 minus 3 for the 12 माइनस जे। अब आपने क्या करना है, इस कॉलम को बुला दे, 2 5 the 10 3 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस के। प्लस के के लिए इस कॉलम को और इस रो को इग्नोर कर दें,
2 4 द 8 minus 1 0 0. You will get 5 plus 12 17i 10 minus 10j plus 8k. अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कर लिया। गुड न्यूज बताऊं आपको, आपने फर्स्ट ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, जहां पर वैल्यूज दी होती हैं, ओमेगा की वैल्यू है 3i प्लस के, r की वैल्यू गिवन है i प्लस 10j। फाइंड वेलोसिटी। अब आपके लिए ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, आपने इसको सॉल्व करना है। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5। रूल आपने सीखा, अप्लाई आप इसको कहीं भी कर सकते हैं ना। फिजिक्स समझ आना शुरू हो जाए तो मजा भी आना शुरू हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट इन 2 डायमेंशनल, ए क्रॉस बी फॉर, ये ए गिवन है, ये बी गिवन है। अब इसमें मैं आपको शॉर्टकट ये बात समझाने लगा हूं कि ए क्रॉस बी में याद रखें आई जे है और आई के आंसर जो आना है ना वो के की शक्ल में आना है, क्योंकि जो उन दोनों की ये बात आपको थोड़ी देर पहले भी समझाई थी कि जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर होंगे उनका रिजल्टेंट उस प्लेन में नहीं होगा। तो अब आप देख लो कि फाइनल आंसर हमारे पास 5k आ रहा है। ये किस प्लेन में मौजूद है? एक्स वाई प्लेन। ये भी किस प्लेन में मौजूद है? एक्स वाई प्लेन। और ये उनका रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट किस प्लेन में मौजूद है? रिजल्टेंट इज अलोंग z एक्सिस। आंसर में z कंपोनेंट होगा, एक्स वाई कंपोनेंट नहीं होगा। a क्रॉस b 12 है, a 4 है, b 6 है, द एंगल बिटवीन देम। क्या आपको याद है कि स्केलर प्रोडक्ट में भी एंगल के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे? ये भी कोई मुश्किल नहीं है। a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। a क्रॉस b है 12, इसकी मैग्नीट्यूड जो है ना इसकी वो है 12, और a की मैग्नीट्यूड 4, इसकी 6 साइन थीटा। 12/24 साइन थीटा। 1/2 साइन किस एंगल पे 1/2 देता है? 30 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, आप सोच सकते हैं ना, बट हाउ? ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर ये उसने सवाल दे ही दिया है तो किस कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है? इसका आंसर क्या होगा? ए और बी पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब है इनका जो रिजल्टेंट होगा वो नल वेक्टर होगा। तो ए क्रॉस बी से अगर हमें मिला नल, बी क्रॉस ए से भी हमें मिला नल, तो नल की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए अगर दोनों से नल वेक्टर मिले तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये है उसकी एप्लीकेशन। आपसे मैंने बोला था बेटा टॉर्क के एमसीक्यू सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन टॉर्क वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल आया है। ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। आइए अब इन दोनों से पहले जरा और थोड़ा पीछे चले जाएं। ये देखें, जब दोनों पैरेलल होंगे तो नो एरिया, यानी दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा? 0। अगर एंगल उनके दरमियान होगा 30 डिग्री तो स्मॉल पैरेललोग्राम, थोड़ा एरिया बढ़ता गया,
एरिया बढ़ रहा है और यहां पर एरिया सबसे ज्यादा है। यानी हर एंगल की वैल्यू आपको पता होगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो वेक्टर प्रोडक्ट को। अब यहां पर मैंने क्या दिया है, दोनों के दरमियान कंपैरिजन। डॉट प्रोडक्ट में ये फार्मूला है, क्रॉस प्रोडक्ट में ये फार्मूला है। स्केलर एक नंबर है दोनों का प्रोडक्ट, और यहां पे दोनों का प्रोडक्ट एक वेक्टर है। एंगल 0 पे ये मैक्सिमम है, एंगल 0 पे ये नल वेक्टर है। 90 पे ये 0 है, लेकिन 90 पे ये मैक्सिमम है। ये कम्यूटेटिव है, ये नॉन कम्यूटेटिव है। इसमें शैडो की मदद से, प्रोजेक्शन की मदद से प्रोडक्ट ली जाती है, जबकि एरिया फाइंड करने के लिए वेक्टर प्रोडक्ट यूज होती है। इसकी एग्जांपल्स हैं और इसकी एग्जांपल्स हैं। सो अब एक ऐसा सवाल जो आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन टाइप वही है। सॉल्व कीजिए, मेरे से पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सॉल्व करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 603। पहले नंबर पे क्या है, डॉट। पहले नंबर पे डॉट है, पहली वैल्यू डॉट की है। सेकंड नंबर के ऊपर और क्रॉस की वैल्यू 6। लेट्स सॉल्व इट। ए बी कॉस ऑफ थीटा डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 6√3। एग्जैक्टली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसकी मैग्नीट्यूड है 6। इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दो 2/1। ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कॉस ऑफ थीटा 6/6√3। 6 से कट गया, ए बी से कट गया। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। आंसर हुआ 30 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जामिनर हमेशा टेक्स्ट बुक को फॉलो करेगा। तो मैंने भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज वो करवाए हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक से थे या इससे पहले किसी ना किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ चुके थे। अल्लाह हाफिज। आपका ये यूनिट कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, और उसके बाद फिर अब आपने इसका देना है टेस्ट। अगर आपका टेस्ट अच्छा हो गया तो मैं समझूंगा कि आपको ये यूनिट कंप्लीट समझ आ गया। अल्लाह हाफिज।